नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है गोल्डन वीडियो गोल्डन क्लास है। हिंदी पेडागोजी के, हिंदी शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ 120 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो पेपर के पहले आपको पूरा A to Z रट लेना है, पूरा A to Z कंक्लूजन तैयार कर लेना है, क्योंकि हिंदी में अगर 30 में से 30 नंबर लाना है, 120 प्रश्न आपके पूरे शिक्षण विधि पेडागोजी को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। बाकी सभी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। आपके पहले प्रश्न के साथ करेंगे और टोटल 120 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपको कमेंट करके फीडबैक करके प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करना है। जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा का मुख्य कौशल क्या होता है? लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा का जो मुख्य कौशल कहलाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? वह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों महत्वपूर्ण कौशल कहलाते हैं। इसलिए हमारा जो उपरोक्त सभी है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न हमारा आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए, भाषा के मुख्य तत्व आपकी ध्वनि भी है, संकेत भी है और चिन्ह भी है। ये तीनों भाषा के मुख्य तत्व हैं। इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे आपके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम कैसा होना चाहिए? जो आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो ये बताइए बालक को अगर भाषा शिक्षण की शिक्षा देना हो तो किस माध्यम से आपको होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? मातृभाषा। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वह हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपरोक्त सभी? देखिए, मातृभाषा का जो अर्थ हमारा होता है, मातृभाषा का अर्थ होता है परिवार की भी भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा। ठीक है, तो परिवार की भाषा में सभी आ जाता है, तो उपरोक्त सभी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपरोक्त सभी? तो मातृभाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि उपयुक्त सभी, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये तीनों विकास जो है मातृभाषा के मुख्य उद्देश्य है। तो फोर्थ ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी होती है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, अनुकरण विधि है या ये सभी विधियां हो जाती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि कहलाती है वह हमारी कौन सी विधि कहलाती है? आगमन, निगमन, अनुकरण या ये सभी विधियां कहलाती हैं? तो मातृभाषा का जिक्र हुआ है, इनमें से प्रमुख शिक्षण विधि का जिक्र हुआ, वह कहलाती है अनुकरण। जब भी बच्चा पहली बार या प्राइमरी लेवल विद्यालय जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि अनुकरण विधि कहलाती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के कारण होती है। भाषा जो अधिगम के कारण होती है, किस अधिगम के कारण? भाषा विज्ञान के कारण, व्याकरण के कारण, भाषा कौशल के कारण या उपर्युक्त सभी के कारण? तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा अधिगम के कारण किसके अधिगम कारण होती है? भाषा विज्ञान, व्याकरण, कौशल, इन तीनों अधिगम के कारण होती है। इसलिए उपरोक्त सभी जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? B.S. ब्लूम है, रॉबर्ट ग्लेसर है, B.O. स्मिथ है या I.K. डेविस है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय के जो प्रवर्तक कहलाते हैं वह हमारे I.K. डेविस कहलाते हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, B.S. ब्लूम या B.O. स्मिथ? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण जिसने किया था वह सभी लोग जानते हैं B.S. ब्लूम,
यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी रूपों में होता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक में रूप होता है, भावात्मक रूप में भी होता है और क्रियात्मक रूप में भी होता है। तो ये सभी वाला जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है। तो प्रश्न दिया गया है सूक्ष्म से स्थूल की बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जिस शिक्षण सूत्र की पालना की बात करते हैं, जिस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है, वह हमारे कहलाते निगमन विधि। क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल किसकी बात करेंगे? सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा, छोटे से बड़े की ओर जाना मतलब निगमन विधि की बात करते हैं। और इसी का विपरीत हमारा क्या हो जाता है? आगमन विधि हो जाता है। और ये चारों विधियां इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। ये चारों विधियां इंपॉर्टेंट है और ये चारों विधियों से प्रश्न आते हैं। और अगला प्रश्न जो दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है। तो जब बालक प्रयोगशाला में कार्य करता है, बालक, बालिका, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, तो किस विधि के द्वारा वह अनुसरण करता है? आगमन, निगमन, प्रदर्शन, प्रोजेक्ट। तो सभी लोग जानते हैं जब भी प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी की विधि का अनुसरण अगर पूछा जाता है वह कहलाती है आगमन विधि। एग्जाम्पल से रूल्ड की, ठीक, एग्जाम्पल टू रूल्स, अर्थात उदाहरण से नियम के। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि बालक की इतनी आयु में कितने शब्द भंडार हो जाता है। तो बालक से 8 माह तक बालक में कोई भी शब्द भंडार नहीं होता है। 9 से 12 माह में, जी हाँ, 9 से 12 माह में जो बालक का शब्द भंडार होता है वह 3 से या 4 शब्द होते हैं, 9 से 12 माह में। लेकिन जब बालक 1.5 वर्ष का हो जाता है तब बालक में शब्द भंडार 10 से 12 शब्द हो जाते हैं। लेकिन जब वही बालक 2 वर्ष तक हो जाता है, लगभग 272 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है। लेकिन जब बालक 3 वर्ष का पहुंच जाता है तो उसका शब्द भंडार 1000 से अधिक हो जाता है। और जब बच्चा 5 वर्ष तक पहुंच जाता है तो 5 वर्ष तक बच्चे में शब्द भंडार जो हो जाता है वह हो जाता है लगभग 2100 शब्दों के आसपास, जो बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी। सभी बताइए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो प्राथमिक कक्षा में, प्राइमरी लेवल में विद्यार्थियों के लिए जो विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी वह विधि कौन सी होगी? क्या वह व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है, आगमन विधि है या निगमन विधि है? सभी कमेंट करके बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, जब भी प्राथमिक की बात करते हैं आपकी आगमन विधि आएगी उदाहरण से नियम की ओर। क्योंकि डायरेक्टली अगर प्राइमरी लेवल में बच्चों को प्राथमिक स्तर में बता दिया जाएगा, नियम डायरेक्टली बता दिया जाएगा, याद करने पर फोर्स दिया जाएगा, तो ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षा में अगर सबसे उत्तम जो दृष्टि होती है विधि की वह हमारी आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? सभी बताइए। 11 स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं या 14 स्वर होते हैं? सभी बताइए। हिंदी भाषा में आपके स्वरों की संख्या पूछी जा रही है। लगभग आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार जिक्र हुआ है और आप लोग जानते हैं स्वर, ठीक है, व्यंजन, ये तो नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं आपके पढ़ने के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे स्वरों की बात की गई है और इसको हम ग्रामर पोर्शन भी जल्द करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन भी हम करने वाले हैं। तो स्वरों की बात कर रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कारक से प्रश्न जरूर आएगा एक, ठीक है, ये भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे संधि, समास, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें, विलोम, पर्यायवाची, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें पूछ जाती हैं। तो यहाँ में हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी की बात करते हैं? 11 स्वरों की बात करते हैं। क्या सही है? अगर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदी भाषा के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे व्यंजनों की बात की गई है, ठीक है। तो मूल व्यंजन यहाँ पे बताना आपको, सभी बताइए। तो मूल व्यंजन जो होते हैं वह हमारे 33 होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है? क्या वह अक्षर होती है, शब्द होता है, वाक्य होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा की जो प्रथम सार्थक इकाई होती है वह हमारी सार्थक इकाई शब्द होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ये अगला प्रश्न है कि गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप क्या होता है? सृजनात्मक गद्य, वर्णात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, या उपरोक्त सभी होता है? तो गद्य साहित्य की जो मुख्य प्रकार या स्वरूप कहलाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है, सभी लोग बताइए, सर्वनात्मक गद्य कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? सर्वनात्मक गद्य कहला जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गद्य शिक्षण की मुख्य विधि क्या होती है? उद्बोधन, प्रवचन, स्पष्टीकरण, या ये सभी विधियां होती हैं? तो गद्य शिक्षण की जो हमारी प्रमुख विधियां कहलाती हैं, आपको उद्बोधन विधि भी कहलाती है, प्रवचन विधि भी कहलाती है, और स्पष्टीकरण विधि भी कहलाती है। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। तो माध्यमिक स्तर की में जो है गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। अर्थबोध विधि, प्रवचन, स्पष्टीकरण, या ये सभी विधियां? तो माध्यमिक स्तर में देखा जाए जो गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है वह आपकी अर्थबोध विधि भी होती है, प्रवचन विधि भी होती है, और स्पष्टीकरण विधि भी होती है। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी वाला हमारा सही हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम से बस जुड़िए, नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए। अगला व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन होती है? तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि कहलाती है हमारी, सभी लोग जानते हैं, आगमन निर्गमन विधि कहलाती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी होती है? व्याख्या है, स्पष्टीकरण है, प्रत्यक्ष है, या इनमें से कोई नहीं? तो गद्य शिक्षण की जो प्रभावशाली शिक्षण विधि कहलाती है वह हमारी स्पष्टीकरण विधि कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है, और प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता का अर्थ पूछा जा रहा है। तो कविता का अर्थ क्या होता है? रागात्मक प्रवृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, या संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति? तो कविता का अर्थ जो होता है वह रागात्मक वृत्तियों का संशोधन भी होता है, जीवन की समालोचना भी होता है, और संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति भी होता है। तो उपयुक्त सभी वाला जो दिया गया फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कविता शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह स्वास्थ्य मनोविनोद है, स्मृति शक्ति का विकास है, कल्पना शक्ति का विकास है, या उपयुक्त सभी है? तो कविता शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह स्वास्थ्य मनोविनोद भी होता है, स्मृति शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। इसलिए उपयुक्त सभी जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कविता शिक्षण की मुख्य विधि क्या होती है? तो कविता शिक्षण की व्याख्या विधि भी मुख्य विधि है, प्रश्नोत्तर विधि भी है, और गीत अभिनय विधि भी है। ये तीनों विधियां कविता शिक्षण की मुख्य विधि हैं। इसलिए उपरोक्त सभी जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता है? देखिए व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान, कौशल और ज्ञान उपयोग। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति होती है वह कौन सी होती है? साहित्यिक, व्यवहारिक, दोनों, या कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति होती है साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में होती है। इसलिए जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? मौखिक, लिखित, दोनों, साहित्यिक? तो भाषा शिक्षण का जो मूल आधार होता है आपका मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। इसलिए जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है दोनों वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है कि देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करती। ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो और लिखो जो शिक्षण विधि प्रयुक्त करती है
मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपयुक्त सभी में। तो देखो और जो लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करती है वह हमारी कहलाती है निबंध रचना विधि। देखो और लिखो समझ में ही आता है निबंध। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि द्वितीय भाषा की शिक्षण विधियां कौन सी कहलाती हैं। तो द्वितीय भाषा की शिक्षण विधि आपकी कहलाती है अनुवाद विधि। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला द्वितीय भाषा का शिक्षण विषय क्या होता है। तो द्वितीय भाषा का जो शिक्षण विषय होता है अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण या उपयुक्त सभी होता है। तो द्वितीय भाषा का जो आपका शिक्षण विषय होता है वह कहलाता है अभ्यास करना भी होता है, ध्वनियों का बोध भी होता है और शुद्ध उच्चारण भी होता है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ वाला जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है। तो द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद जो है जिस विधि में किया जाता है वह व्याकरण अनुवाद विधि कहलाती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन होता है। तो पर्यवेक्षित विधि का अध्ययन विधि का जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह हमारे डेजी मोरविन माने जाते हैं। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के निर्देशन में मंत्रण के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा जिस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं वह आपके डाल्टन विधि है, समवाय विधि है, प्रदर्शन विधि है, ये आपकी व्याख्या विधि है। सभी लोग बताइए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा जिस विधि में रचना पूर्ण की जाती है, सभी लोग बताइए। प्रश्न पर ही आपका उत्तर दिया गया है। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा, जी हाँ, छात्र जो है स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा जिस विधि में रचना पूर्ण करता है वह हमारी कहलाती है डाल्टन विधि। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद जिस विधि में किया जाता है वह हमारी व्याकरण अनुवाद विधि कहलाती है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन पर। पर्यवेक्षित अध्ययन की विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जो प्रवर्तक हमारे डेजी मोरविन माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है सभी लोग जानते हैं, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा जिस विधि में रचना पूर्ण करते हैं वह हमारी डाल्टन विधि। ये भी हम प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बात करेंगे। आगमन विधि निम्न से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। तो ये भी हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि आगमन विधि का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं उदाहरण से नियम की ओर होता है। जब निगमन विधि का जिक्र होता है तो नियम से उदाहरण की ओर जिक्र होता है। ठीक है, तो आगमन विधि जिस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है वह होती है उदाहरण से नियम की ओर। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। और आगमन निगमन विधि से एक प्रश्न जरूर आता है, कभी कभी 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है। तो आगमन विधि में देखिए आपके स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, लेकिन नियम से उदाहरण की ओर नहीं होता। नियम से उदाहरण की ओर होता है निगमन विधि में। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया गया कि शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों को उच्चारण करते हैं, तो क्या उनसे हो जाएगी। पहले शिक्षक उच्चारण कर रहा है और बाद में छात्र उच्चारण कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी कौन सी विधि हो जाती है, अनुकरण कर रहे हैं छात्र। ठीक है, तो अनुकरण विधि की बात करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से खेल विधि नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये तीनों खेल विधियां हैं, लेकिन व्याख्या विधि आपकी खेल विधि नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं लेखन शिक्षण की जो विधि है वह पेस्टोलॉजी विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, जेक टॉट विधि है, लेकिन व्याख्या विधि आपकी यह लेखन शिक्षण की विधि नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाचन शिक्षण की जो प्रमुख विधि कौन सी कहलाती है। तो वाचन शिक्षण की जो प्रमुख विधि कहलाती है वह अनुकरण और संप्रेषण, ये दोनों विधियां कहलाती हैं। इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिंगोफोन का उपयोग किया जाता है।
और आपको पता है श्यामपट्ट, लिंगाफोन, ग्रामोफोन, एपिस्कोप, यहाँ से एक ऑप्शंस में एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक प्रश्न को नोट करते जाना है। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी लोग जानते हैं इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक क्या किलपैट्रिक है, मॉरिसन, ब्लूम या डेविस। तो इकाई पाठ योजना के जो प्रवर्तक माने जाते हैं आपके मॉरिसन माने जाते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम के कितने सोपान या पद हैं? 5, 6, 7 या 8? सभी लोग बताइए। इनके नाम पर ही उत्तर आपका छिपा हुआ है। हर्बर्ट की पंचपदी, तो पंचपदी मतलब 5 पदों का जिक्र हुआ है। तो पाठ योजना में कितने सोपानों या पद हैं? तो 5 पद या 5 सोपान हैं। ये नोट कर लीजिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन, किलपैट्रिक, बीएस ब्लूम या किकपैट्रिक? तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा शिक्षण जब भी मूल्यांकन उपागम का जिक्र होता है, मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक का जिक्र होता है, तो बीएस ब्लूम का नाम सर्वोपरि आ जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या नहीं होती है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या होती है। विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और एक ही उत्तर होता है। लेकिन ये प्रश्न कई उत्तर होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कई उत्तर नहीं होते हैं, एक ही उत्तर होगा। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण की आपकी सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन निगमन ये भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। समवाय विधि ये भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। लेकिन व्यास विधि जो होती है आपकी व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं होती है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि कौन सी कहलाती है? तो देखिए साथियों, जिसमें रचना, कहानी, पद आदि शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, वह विधि हमारी समवाय विधि कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो पाठ योजना के निर्माण का जो सर्वाधिक लाभ मिलता है सभी लोग जानते हैं शिक्षक को मिलता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और पाठ योजना का जिक्र हुआ तो आप सभी लोग डीएड बीएड में अवश्य किया होगा, लिखा होगा आपने, ठीक है। तो शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। तो शिक्षण कौशल के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, वह हमारी कहलाती है आपकी सूक्ष्म शिक्षण की। जी हाँ, शिक्षण कौशल के विकास के लिए जिसकी व्यवस्था की जाती है वह हमारा सूक्ष्म शिक्षण कौशल की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो स्क्रीन पर दिया गया, ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है? तो वाचिक जो अभिनय होता है, ठीक है, इसमें जो है आपका विविध बालकों द्वारा पात्रों के स्वरूप में संवाद करके बोलना। जी हाँ, वो जो वाचिक मतलब बोलना ही होता है। तो बोलने में क्या अभिनय किया जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद के बोलना। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि एक समान शब्दों का उच्चारण। जी हाँ, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली कौन सी विधि कहलाती है? एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली जो विधि कहलाती है वह हमारी ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? जी हाँ, कोई भी बालक है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसको किस सोपान से पता चलेगा कि उसे क्या पढ़ना है? तो वह हमारा कहलाता प्रस्तावना। कोई भी ऐसे लेख लिखते हैं, पहले प्रस्तावना होता है, ठीक है, बाद में हमारा, ठीक है, उपसंहार या कंक्लूजन होता है। तो बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? प्रस्तावना से पता चल जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से भाषा का आधारभूत कौशल क्या होता है? देखिए, भाषा का आधारभूत कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, लेकिन विचार करना नहीं होता है। और यही पूछा जा रहा है कि भाषा का आधारभूत कौशल क्या नहीं होता है? तो विचार करना नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्बर्ट की पंचपदी का क्या पद नहीं है? तो हर्बर्टी के 5 पद है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, जिसमें आपका प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, लेकिन पुनरावृत्ति आपकी हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है?
तो हम सभी लोग जानते हैं रसास्वादन, व्याख्यान विधि, गीताभिनय विधि, ये तीनों कविता शिक्षण की विधि कहलाती है। लेकिन अनुकरण विधि आपकी कविता शिक्षण की विधि नहीं कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा संसर्ग विधि में वो क्या उपयोगी होता है? तो भाषा संसर्ग विधि में आपका जो उपयोगी होता है वह व्याकरण में होता है। ठीक है, भाषा संसर्ग जो है व्याकरण विधि में उपयोगी होता है। किसमें उपयोगी होता है भाषा संसर्ग विधि? व्याकरण में उपयोगी होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है? तो जो वाचन गद्य में प्रयुक्त होता है और पद्य में नहीं होता है वह कहलाता है मौन वाचन। क्योंकि गद्य में प्रयुक्त आपका मौन वाचन हो सकता है लेकिन पद्य में नहीं होता है, क्योंकि पद्य में कविता होती है, एक रस का अनुभव होता है, रसानुभूत कविता होती है। जैसे बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पद्य में जो आपका मौन वाचन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया, दल शिक्षण। तो दल शिक्षण में जो शिक्षकों की संख्या होती है वह एक से अधिक शिक्षक हो सकते हैं। एक शिक्षक तो हो ही नहीं सकते, एक से अधिक, और 20 शिक्षक तो नहीं हो सकते, इतना अधिक नहीं, लेकिन एक से अधिक 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू फर्क दिक होता है। फर्क पड़ता है कि दल शिक्षण में कितने बच्चे हैं, उस दल में कितने बच्चे हैं। देखिए ये आपका डिपेंड करता है। कौन सी विधि संस्कृत में या संस्कृत से हिंदी में शिक्षण में आई है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो जो विधि हमारी संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है वह हमारी कहलाती सूत्र विधि। जी हाँ साथियों, सूत्र विधि या संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है, सी वाला ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। अगला, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक या अध्यापिका बनेंगे, जब आप लोग हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे ही आदर्श वाचन कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, की वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करते हैं क्या कहलाता है? तो वह प्रविधि हमारी कौन सी कहलाती है जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करते हैं, मतलब विद्यालय में कर रहे हैं, वह कहलाती है पर्यवेक्षित अध्ययन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य या समस्यात्मक प्रश्न होते हैं। तो प्रस्तावना का जो मूल आधार होता है वह हमारा होता है पूर्व ज्ञान, और प्रस्तावना हमेशा जुड़ा होता है पूर्व ज्ञान से जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आगमन विधि को अन्य उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है, और निगमन विधि को नियम विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों समझते जाना है साथ साथ। अगला, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो प्रवचन विधि जिस शिक्षण विधि से संबंधित होती है वह हमारी गद्य शिक्षण विधि कहलाती है। प्रवचन मतलब व्याख्या, ठीक है, समझ जाते हैं आप लोग, गद्य शिक्षण की बात करते हैं। अगला है, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष क्या होता है? तो भाषा में प्रदर्शन विधि के कुछ दोष भी हैं, और वह दोष यह है कि निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी होता है। जी हाँ, जो भाषा में प्रदर्शन विधि है ये केवल जो है निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है, उच्च स्तर के लिए नहीं होती। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? तो माध्यमिक कक्षा में व्याकरण का जो स्वरूप सिखाया जाता है वह व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? पठन का, श्रवण का, बोलने का, लिखने का। तो आपने 4 कौशल सुने होंगे। पहला होता है सुनना, इसके बाद बोलना होता है, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, और अंत में होता है लिखना। ये कौशल ही हमारे दिए गए हैं 4। तो भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में कौशल होता है, वह हमारा कौन सा कौशल कहलाता है? वह रिटेन, अर्थात वह कौशल हमारा लिखना कौशल कहलाता है, जो कि आपके डी वाले ऑप्शन पे दिया गया है। और पहला अगर पूछा जाता है कौशल तो फिर आपका सुनना हो जाएगा, द्वितीय पूछा जाता है तो बोलना हो जाएगा, तृतीय पूछा जाता है तो पढ़ना हो जाएगा, चतुर्थ अंत में लिखना हो जाता है। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति में अपनाएंगे? तो मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु जिस पद्धति को आप अपनाएंगे वह हमारी कहलाती खेल पद्धति,
क्योंकि मातृभाषा का जिक्र हुआ है और मातृभाषा की खेल पद्धति का जिक्र आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जन्मों जन्मांतर से यह जुड़ा हुआ है। अगला, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो रचना शिक्षण की अगर बात कर रहे हैं तो जब भी हमारा रचना का जिक्र होता है तो प्रश्नोत्तर विधि का नाम आता है। जी हाँ, प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर रचना शिक्षण के लिए जो विधि उपयुक्त रहती है वह हमारी प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, खडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? सभी बताइएगा। देखिए, खडानन का विधि अगर हमें समझाना है तो जिस विधि का आप लोग उपयोग करेंगे वह अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, वह हमारा कौन सा कहलाता है? सभी लोग बताइए। संधि आएगा या समास आएगा या चित्र दिखाकर या व्युत्पत्ति के आधार पर या अर्थ के कथन पर आएगा? देखिए, खडानन का अर्थ समझाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह हमारा समास विग्रह हो जाता है। क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय आ जाएगा। बहुब्रीहि समास में आ जाता है लंबोदर, नीलकंठ, महात्मा, गिरधर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका खडानन का अर्थ समझाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाएगा वह हमारा कौन सा कहलाता है? वह हमारा समास विग्रह कहला जाता है। ठीक है, ठीक है। छह है सिर जिसके, खडानन मतलब ये होता है छह सिर जिसके हों। तो आपने समझ गया होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है भावानुभव। क्या होता है? भावानुभावन या भावानु अभावन। तो भावानुभावन की बात करते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि क्या होती है? तो वर्णात्मक कविता शिक्षण की जो सही विधि होती है वह होती है शब्दार्थ प्रणाली। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? तो प्राथमिक स्तर पर जो है कविता शिक्षण की उपयुक्त जो प्रणाली होती है वह हमारी गीत व अभिनय प्रणाली हो जाती है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो व्याकरण ज्ञान की किस में आवश्यकता होती है? तो व्याकरण के ज्ञान की जो है आपके भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए आवश्यकता होती है। व्याकरण का ज्ञान किसका होता है? अगर व्याकरण को ज्ञान है कहाँ पे पाई कौन सी लगाना है, कहाँ पे है, ठीक है, रसों की जानकारी, ठीक है, अलंकार की जानकारी, विशेषण की जानकारी, तो सबसे पहले अगर व्याकरण का ज्ञान अब बनता है तो कहीं ना कहीं भाषा का शुद्ध प्रयोग की जाएंगे, उच्चारण आपसे बनने लगेगा। इसलिए बच्चे को कोई भाषा का प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। सबसे पहले व्याकरण पढ़ाया जाता है बच्चों को। डाल्टन अर्थात योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों या बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जब भी डाल्टन शिक्षण पद्धति की बात की जाती है, योजना शिक्षण पद्धति की बात की जाती है, तो माध्यमिक स्तर, जी हाँ, माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं जब भी प्रोजेक्ट प्रणाली का जिक्र होता है आपके किलपैट्रिक का नाम सर्वोपरि आ जाता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जो प्रवर्तन माने जाते हैं हमारे किलपैट्रिक माने जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, भाषा शिक्षण में वाचन मतलब बोलने से पहले जो है लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन करने वाले आपके मॉन्टेसरी है। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह व्याकरण शिक्षण है, रचना शिक्षण है, लिखित शिक्षण है या मौखिक शिक्षण है? तो आप सभी लोग जानते हैं खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह पक्ष हमारा मौखिक भाषा कहलाता है, क्योंकि खेल का जिक्र मौखिक से या मातृभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि जो कहलाती है वह हमारी खेल विधि कहलाती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकाई योजना आधारित नहीं होती है। तो इकाई योजना उद्देश्य कथन पर आधारित होती है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित होती है, मूल्यांकन पर आधारित होती है, लेकिन इकाई योजना आपका प्रस्तावना पर आधारित नहीं होती है। इसलिए करेंट क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, तो सभी लोग यहाँ पे विजिट कीजिए। अगला, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है?
हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन होता है अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। मूल्यांकन मतलब होगा तभी तो हम चलो कि बच्चा पास हो गया, अब अगली कक्षा में बच्चा आएगा। तो मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है वही होता है कि अगली कक्षा में क्रमोन्नति। तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने यहाँ पे 80 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। 80 प्रश्न के बाद हम दूसरे पार्ट में जल्दी आपके 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। दूसरा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। दूसरा पार्ट जल्दी आपका आएगा। ये आपके प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगले पार्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।